हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 में पूछे गए सभी साइंस के क्वेश्चंस। जी हाँ, हम लोग कवर करने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस। तो इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। एंड एक चीज और जो हमने इसमें डाली है, हमने ये क्वेश्चंस एक्सप्लेन तो मैं आपको करूंगी ही, बट साथ साथ हमने इसके अंदर इसके सॉल्यूशन भी डाल दिए हैं, ताकि अगर आप बाद में रिवाइज भी करते हो कोई टॉपिक तो आपको पता लगे कि इसके अंदर से आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड बिफोर स्टार्टिंग इट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस आउट नहीं हो। इसी के साथ गाइज, आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसी पर सबसे पहले सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे। सारी पीडीएफ जो है वो आपको विदाउट एनी हैसल आराम से मिल जाएंगी। साथ में हमने आपके लिए यूट्यूब पर फ्री प्लेलिस्ट भी बना दी है, सो आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अब कोई भी वीडियो ऐसे सर्च करने की नीड नहीं पड़ेगी। यू जस्ट हैव टू गो टू द प्लेलिस्ट, आपको उससे रिलेटेड सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। साथ में हमने हमारी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो इसका प्लस पॉइंट क्या रहेगा? इसका प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आप वहां पे विजिट करके फ्री टेस्ट, हजारों से भी ऊपर फ्री टेस्ट अवेलेबल है, जो आप देख सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ में जब आपके वो पूरे हो जाएंगे, या अगर आपको देखना अपना थोड़ा सा और लेवल बढ़ाना है, तो आप पेड टेस्ट में भी एनरोल कर सकते हैं। सो फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है एंड पेड टेस्ट भी अवेलेबल है। और साथ में जो हमारी आरबी की कॉम्बो टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है, जिसका बहुत ही अच्छा फीडबैक आ रहा है, जिसमें मतलब आप समझ लो 5499 के प्राइस में आपको फुल लेंथ के मॉक मिलने वाले हैं, सेक्शनल मॉक मिलने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज। सो हर चीज जो कि आपको चाहिए होगी एक मॉक टेस्ट से, वो सब कुछ हमारा जो कॉम्बो टेस्ट सीरीज है ये प्रोवाइड करेगी आपको। और आप इसको एनरोल करने के लिए आप आरबी एप्लीकेशन से भी एनरोल कर सकते हैं एंड आप हमारी वेबसाइट से भी एनरोल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला, Which property of sound determines its loudness? साउंड की, ध्वनि का कौन सा गुण उसकी तीव्रता यानी लाउडनेस को निर्धारित करता है, यानी आप कितना तेज बोल रहे हो, राइट? लाउडनेस का मतलब यही है ना। तो अब आप ये देखो, अगर आप एक साउंड की वेव बना रहे हो, ये मैं ऑलरेडी वैसे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट फिर भी समझते हैं। तो लाउडनेस का मतलब है बहुत ज्यादा ऊंची आवाज होगी। ये कॉमन सेंस या बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप ये ड्रॉ करोगे। मैं बोल रही हूँ बहुत धीमी आवाज है, बहुत हल्की आवाज है, तो आप ये ड्रॉ करोगे, है ना। तो जितनी ज्यादा लाउडनेस होगी, जितनी ज्यादा उसकी तीव्रता होगी, ये हाइट उतनी ही ज्यादा होगी। और हाइट को क्या बोलते हैं? अगर आपने वेव्स पढ़ा है तो आपको पता होगा इस हाइट को क्या बोला जाता है। इस हाइट को बोला जाता है आयाम हिंदी में, ठीक है, या फिर एम्पलीट्यूड। तो जो आप कह सकते हो साउंड की जो लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड यानी आयाम। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। चलिए, रीजन भी है इसका कि लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर, आयाम पर निर्भर करती है। जिसमें जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, यानी उसके अंदर उतनी ही ज्यादा एनर्जी है, और वो इसीलिए तेज सुनाई देगी। लाउडर आवाज आप उसको कैटेगरी में रखोगे। और जिसके अंदर कम आयाम होगा, जिसकी हाइट कम होगी, उसके अंदर कम एनर्जी होगी, और इसीलिए आप उसकी जो आवाज रखोगे, आप उसको कैटेगराइज करोगे, इट विल बी अ लाइटर साउंड, वो लाउड नहीं होगी। सिंपल। नेक्स्ट, एक कंडक्टर रोड है मूविंग विद अ वेलोसिटी v। तो एक कोई रोड थी जिसकी वेलोसिटी v है, जिसका ठीक है, एक चालक छड़ एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत वेग v के साथ घूम रही है। इसका मतलब वो जो रॉड घूम रही है वो किस में घूम रही है? वो घूम रही है आपके मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है। देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड थी और इसी में वो 90 डिग्री के एंगल पर घूम रही है, राइट? क्योंकि इन्होंने लंबवत बोला है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये रही वो रॉड जो इस स्पीड से घूम रही है, v की स्पीड से घूम रही है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो ये चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी जो तीव्रता है, उसकी जो इंटेंसिटी है, वो है v। इसकी जो लेंथ है रॉड की, वो है l। द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इट्स एंड इज गिवन बाय। अब देखो, पहली बात तो ये समझ लो ये क्वेश्चन क्या है, ये अभी के लिए हटाती हूँ। आपको ये पता है मैग्नेटिज्म चैप्टर से, जो मैंने आपको समझाया भी था कि करंट से मैग्नेटिज्म बन सकता है, और मैग्नेटिज्म से यानी चुंबकीय क्षेत्र से आप उसकी मदद से आप करंट बना सकते हो, राइट? अब यहाँ चुंबक है और एक रॉड है, तो आप क्या बनेगा? करंट बनेगा।
करंट कैसे बनता है? वोल्टेज से बनता है। इसके अंदर जो वोल्टेज बनती है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये सब कुछ मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट टू समराइज यू, तो आपको ये पता है कि इसके अंदर जो वोल्टेज बनेगी दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण बल होगा वो कितना होगा। ठीक है, आपसे ये पूछ रखा है 5, ईएमएफ कितना होगा। तो आपको पता है ये जो बताया था ना, ये फैराडे ने बताया था अपने नियम में, फैराडेज लॉ। तो फैराडे ने यही बताया था कि जितना ज्यादा आप इसके अंदर इसके बी को जितना चेंज करोगे उतना ही ज्यादा इसमें प्रेरित जो वो है आप कह सकते हो उतना ही ज्यादा इसमें वोल्टेज बनेगा। अब उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था, वो फॉर्मूला क्या था कि जो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो किसके इक्वल होगा? बी, एल और वी। जितना ज्यादा आप मैग्नेटिक फील्ड दोगे उतना ज्यादा वोल्टेज बनेगी, जितना लंबा कंडक्टर होगा उतनी ज्यादा वोल्टेज बनेगी, जितनी स्पीड से घुमाओगे उतनी ही ज्यादा वोल्टेज। वोल्टेज वैसे मैं गलत वर्ड ही यूज कर रही हूँ, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ताकि आपको समझ में आ जाए बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में। इस वोल्टेज को जो इस तरीके से बनती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो बनेगी वो इसके इक्वल होगी, उसको 5 से डिनोट करते हैं। सो इट विल बी इक्वल टू बी एल वी। सो लेट्स गो टू फैराडेज लॉ। तो ये फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इसको एप्सिलॉन से भी डिनोट करते हैं। अच्छा सॉरी, हाँ एप्सिलॉन ही लेते हैं क्योंकि 5 तो आई थिंक मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करता है, ई। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वेट, ये भी आप पढ़ोगे, 5 भी पढ़ोगे जो मैंने लिखा था, डोंट वरी। देखो इन्होंने क्या बोला कि जो आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो चुंबकीय क्षेत्र में गति उत्पन्न करने पर प्रेरित ईएमएफ है उसकी वैल्यू होती है BLV, जहां पे B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, और V क्या है? वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर। जो डेरिवेशन आया है वो कहां से आया है? वो यहीं से आया है कि जितना ज्यादा आप अपने मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करोगे। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है किसी एरिया से कितनी मैग्नेटिक लाइंस जा रही हैं। सो बेसिकली मैग्नेटिक कैरेक्टर जितना चेंज करोगे, करंट या फिर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो उतना ही चेंज होगा। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो चैप्टर में। सो ये कहां से आया है? फैराडे लॉ से आया है। अगला, विच फोर्स गवर्न्स द मोशन ऑफ प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज। प्लैनेट्स का जो मोशन होता है, बल ग्रह हो गए, तारे हो गए, आकाशगंगा हो गए, तो आपने कहाँ पढ़ा था? अगर याद हो, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही घूमते हैं ना ये गोल गोल, तो ग्रेविटेशन में पढ़ा था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, सिंपल। सो ये सबसे भी अच्छा। एक चीज और, जैसे आपको पता है कई सारी तरीके की फोर्सेज होती हैं अर्थ पे, ठीक है, या आप कह सकते हो यूनिवर्स में। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी होती है? न्यूक्लियर फोर्स। याद रखना, ये मैं ऑलरेडी एक चैप्टर में बता चुकी हूँ, मतलब बिल्कुल एक अलग नेचर ऑफ फोर्सेस के नाम से चैप्टर इसलिए डाला हुआ था क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और सबसे वीकेस्ट फोर्सेस कौन सी होती है नेचर में? ग्रेविटेशनल फोर्सेज होती हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वही इसको गवर्न करता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अकर्स व्हेन अ वेव पासेस थ्रू अ नैरो स्प्लिट। वो ये बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा फिनोमिना होता है जब एक वेव यानी एक तरंग किसी संकीर्ण छिद्र से गुजरती है। देखो पहली बात तो समझ लो, इसका आंसर क्या है? डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन। बट ये फिनोमिना क्या था? तो ये फिनोमिना आपने पढ़ा था, चैप्टर था वेव्स, ठीक है, जिसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा फिनोमिना डाले थे सभी तरंगों के। तो उसमें इंटरफेरेंस भी पढ़ा था, डिफ्रैक्शन भी पढ़ा था। अब पहले आ जाओ, होता क्या है? ये कोई कार्डबोर्ड था जिसमें एक छोटा सा होल है, ठीक है। अब इसमें से क्या हो रहा है? इसमें एक लाइट आपने पास की, तो जब आप ये लाइट पास करोगे तो होता क्या है? जो लाइट है ना वो इसमें से डिफ्रैक्ट हो जाती है। डिफ्रैक्ट का मतलब जो ये ऑब्स्टेकल आपने लगाई बीच में, जो ये रुकावट आपने जो पैदा की है बीच में, इसके कोनों पे से लाइट मुड़ जाएगी, बेंड हो जाएगी। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोला जाता है, विवर्तन बोला जाता है, सिंपल। सो डिफ्रैक्शन है, इसका मतलब क्या होता है? जब जो तरंगे हैं, ठीक है, वो बेंड हो जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं, जब भी वो किसी नैरो स्लिट यानी कि किसी अवरोध के किनारों से वो मुड़ जाती है, ठीक है। जैसे ही आप कोई ऑब्स्टिकल बीच में लेकर आओगे तो वो उसके किनारों से मुड़ जाती है, इसी को डिफ्रैक्शन बोला जाता है। तो ये समझ लेना, एक बार पढ़ लेना, ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ चैप्टर।
What are the streams of charged particles ejected by the sun into space called? सूर्य द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए आवेशित कणों की धाराओं को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर सन छोड़ रहा है, सोलर तो वर्ड आएगा ही आएगा। तो सन क्या करता है? चार्ज पार्टिकल्स छोड़ता है स्पेस में, ठीक है। तो वो चार्ज पार्टिकल्स की वजह से आप कह सकते हो एक टाइप की विंड है जो एकदम से आगे जाती है स्पेस में। आपने देखा भी होगा जो स्पेस या कॉस्मिक वीडियोस होती है ना, जैसे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे पेजेस हैं, तो उसमें आता है कुछ ब्लू कलर की लाइट, जो है लाइट भी नहीं होती, वो बेसिकली वेव की तरह एकदम से आती है। तो वो क्या है? सोलर विंड, ठीक है, सौर हवा। तो पढ़ते हैं ये है क्या। सोलर विंड का मतलब है जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, आवेशित कण जो होते हैं, उसकी सतत धारा, उसकी कॉन्टिन्यूस जो पूरा फ्लो रहता है। कौन छोड़ता है? सन छोड़ता है। और जो सन की सबसे बाहर वाली लेयर होती है ना, उसको कोरोना बोलते हैं। तो कोरोना से वो उत्सर्जित होती है, कोरोना से वो इजेक्ट होती है। इतनी ज्यादा एनर्जी होती है इनके अंदर, और कितनी ज्यादा स्पीड से मूव करते हैं? 400 to 800 किलोमीटर पर सेकेंड, नॉट पर आवर, पर सेकेंड, ठीक है। पूरे आपका जितना भी आप कह सकते हो सोलर सिस्टम है, सब में फैलेंगे। बल्कि जब ये वाली विंड अर्थ पे क्रॉस करती है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब वो इंटरेक्ट करती है, तो आपने सुना होगा ऑरोरा, ठीक है। जो नदर्न एंड सदर्न लाइट्स बहुत फेमस है कि उसमें पूरे आसमान में से ब्लू ग्रीन कलर की लाइट्स दिखाई देती हैं। तो ये ही रीजन है उसका, ठीक है, कि सन से आने वाली जो हाई एनर्जी वाली जो सोलर विंड है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है। ओके, ये बहुत रिस्क क्रिएट करती हैं फॉर द एस्ट्रोनॉट्स जो कि स्पेस में जाते हैं। चलिए अगला। At what orientation does a rotating coil in a uniform magnetic field generate the maximum induced EMF? अगर आप एक कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हो तो किस डायरेक्शन में वो सबसे ज्यादा वोल्टेज या ईएमएफ बनाएगी? फैराडे लॉ से ही हम बताते हैं। देखो वो जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है BLV, लेकिन वो है ईएमएफ का। अगर आप उसमें ये बोल दोगे कि एक बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो फॉर्मूला बन जाता है B क्रॉस मल्टीप्लाई बाय V। ओके, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई है तो यहां लगता है साइन थीटा। तो अब आप ये देखोगे कि कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू जो है मतलब मैक्सिमम होती है। अब सुनो, वैसे तो फॉर्मूला, अच्छा एक चीज और मैं बताती हूँ आपको होता क्या है। जो आपका ईएमएफ बनता है ना, ईएमएफ आप कैसे करोगे, ईएमएफ कैसे बनेगा? जो फॉर्मूला है आपको उसके लिए कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि आप इसके अंदर क्या करने वाले हो, ये देखने वाले हो। इसके अंदर ना दो चीजें होती हैं, एक तो होता है बी, ठीक है, एक होता है ई और एक होता है फाई। पहले तीनों के बारे में क्लैरिटी लेते हैं। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। ई क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। और फाई क्या है? चुंबक, मतलब आप ये समझ लो कि एंगल हम उससे डिनोट करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और उस रॉड के बीच में कितना एंगल है। अब वो ये बोल रहे हैं कि जो फॉर्मूला है ना फाई का, वो क्या होता है? NBA cos थीटा। लेकिन ईएमएफ कब बनता है? जब आप मैग्नेट को चेंज करोगे। सो ये समझ लो इट इज द मैग्नेटिक पार्ट। ओके, बी तो कांस्टेंट है भाई, आपने एक मैग्नेट रख दी फॉर एग्जांपल, तो उसकी स्ट्रेंथ तो आपने फिक्स कर ली ना, जब आपने खरीदी होगी तो फिक्स हो गई। इसका ना बेसिक कॉन्सेप्ट समझना देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई विल रिकमेंड कि एक बार जरूर इसकी समरी देख लेना, जो अलग से चैप्टर में मैंने डाला है मैग्नेटिक इफेक्ट्स में। अब देखो इसमें होगा क्या, ईएमएफ बनता है जब आप इसको चेंज करते हो। ओके, तो अगर आपको ईएमएफ निकालना है ना, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। रुको, तो अगर आपको ईएमएफ निकालना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा? डी फाई बाय डी टी। दैट मीन्स आपको जो मैग्नेटिक वाला पार्ट था, फाई क्या होता है? फाई होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये याद रखो बस, चुंबकीय फ्लक्स। इसका मतलब है कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने एरिया से पास हो रही हैं। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं तो, ठीक है, हाउ मेनी मैग्नेटिक लाइंस
are passing through a area. अब एक चीज समझो, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस, चुंबकीय रेखाएं आएंगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक पावर रहेगी। तो अगर आपको वोल्टेज बनानी है तो इसको चेंज करना पड़ेगा ना। तो अब बहुत सिंपल, मैंने आपको बताया फाई का फॉर्मूला क्या होगा। फाई का फॉर्मूला वैसे होता है BA cos थीटा। अब B क्या हो गया, मैग्नेटिक लाइंस की स्ट्रेंथ कितनी है। A क्या हो गया, वो एरिया हो गया। एंगल क्या है कि एंगल, किस एंगल पे वो लाइंस पास कर रही हैं। तो जब आप इसको चेंज करोगे तभी आपका EMF बनेगा, ठीक है। EMF का मतलब वही वोल्टेज जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे आता है डिफरेंशिएशन, जो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप बात कर रहे हो 10th क्लास के मैथ्स की, उसमें आपने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन SSC वगैरह के सिलेबस में भी नहीं आता, इसीलिए ये टॉपिक अब तक इंक्लूड नहीं किया था। लेकिन अब क्योंकि आ गया है तो अब आप इतनी बात समझ लो कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का होता है साइन थीटा। आई थिंक माइनस साइन और लगता है साथ में। अब बात ये हो गई कि जब आप इसको चेंज करोगे ना तो ये BA साइन थीटा बन जाएगा, या आई थिंक उल्टा है, एक सेकंड रुकना, साइन थीटा बन जाएगा, माइनस और साथ में आ गया। तो EMF कब मैक्सिमम होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू होगी 1, यानी थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो कॉइल है वो परपेंडिकुलर है B पे। भाई 90 डिग्री का मतलब तो यही हो गया ना, या ये कह लो अगर कॉइल 90 डिग्री के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब होता ये है कि ये कॉइल लगा रखी है आपने, ये कॉइल है कोई, मैग्नेटिक लाइंस भी ऐसे ही पास हो रही हैं, राइट। तो इनके बीच में बन गया ना 90 डिग्री का एंगल। इसका मतलब ये भी है कि जो कॉइल का प्लेन है वो बिल्कुल पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। बिल्कुल सही, कॉइल का प्लेन भी ऐसे ही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे ही है। तो अब क्या होगा, अब ये है, देखो फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, इन्होंने तो यही पूछा, फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा। फ्लक्स तो ये था जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं ना तो एक चीज समझ लेना, EMF मैक्सिमम होगा जब फ्लक्स मैक्सिमम होगा। फ्लक्स में आता है कॉस थीटा, तो इतना कुछ ज्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। फ्लक्स के फॉर्मूले में कॉस थीटा आता है, और बस मुझे ये बताओ कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है। कॉस थीटा मैक्सिमम होता है 1, और 1 की वैल्यू कब आती है, जब 0 डिग्री हो, यानी एंगल कितना होना चाहिए 0। 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, अगर ये लाइन है, मैं बोल रही हूँ 0 डिग्री का एंगल बनाओ, इसका मतलब एक और लाइन आप इसी के ऊपर ही ड्रॉ कर दोगे। तो ये है, यानी जो कॉइल है वो बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। बहुत सिंपल। देखो साइन थीटा वाले कॉन्सेप्ट से भी यही आंसर आया था मेरा। साइन थीटा वाले कॉन्सेप्ट से क्या आया था कि कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल 90 होना चाहिए। तो अगर कॉइल इसके अंदर ना ऐसे यूज करते हो तो कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल 90 हो गया। लेकिन कॉइल का नहीं पूछा, प्लेन का पूछा है कि उसका जो डायमेंशन है, आयाम है वो। तो जो कॉइल है वो हॉरिजॉन्टल का प्लेन है उसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का भी हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो एंगल कितना डिग्री हो जाएगा 0, यानी पैरेलल। तो ये ध्यान रखना, व्हेन द कॉइल्स प्लेन, देखो प्लेन आ गया ना, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समांतर होता है। सिंपल। आई विल रिकमेंड इसको एक बार अच्छे से जरूर कर लेना, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट इतना इजी नहीं है। दोनों चीजें पढ़नी बहुत जरूरी है, फाई भी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स भी, और EMF भी। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स कैन बी अफेक्टेड बाय सोलर स्टॉर्म। इनमें से कौन कौन सा सिस्टम है जो कि एक सोलर स्टॉर्म यानी सौर तूफान से प्रभावित हो सकता है। ऑप्शन है आपके पास, सबसे पहला GPS सिग्नल एक्यूरेसी। जो GPS सिग्नल की एक्यूरेसी है क्या वो, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम्स, सबमरीन कम्युनिकेशन केबल्स, या पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो हर चीज जिससे भी आयंस या इलेक्ट्रॉन्स छेड़खानी कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो पहली बात तो सैटेलाइट सिस्टम तो अफेक्ट होता ही होता है, तो ये तीनों तो सैटेलाइट से चलते हैं, तीनों तो अफेक्ट होंगे ही होंगे। और जो दूसरा पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी, क्योंकि अगर सोलर विंड डायरेक्टली आ रही है तो क्यों इलेक्ट्रॉन्स और आयंस को उनके साथ भी छेड़खानी करता है, क्योंकि पाइप्स किससे बनते हैं, मेटल या एलॉय से बनते हैं ना, उनके साथ छेड़खानी करोगे तो बिल्कुल अफेक्ट होंगे। तो चारों चीजें अफेक्ट हो सकती हैं आपके सोलर विंड से या सोलर स्टॉर्म से। तो यही आप देख सकते हो कि
अच्छा, एक चीज और जो आपको इसमें ध्यान देने वाली है, सोलर स्टॉर्म का एक और नाम होता है भूचुंबकीय तूफान यानी जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। पहली चीज तो ये। दूसरा, इसमें जीपीएस सिग्नल, क्योंकि जीपीएस सिग्नल तो लॉस्ट हो ही जाएगा। पावर ट्रांसमिशन भी, क्योंकि सब पावर ट्रांसमिशन क्यों हो जाएगा, बिजली क्यों हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स रखे हैं वहां पे। अगर विंड आएगी, वो ऑब्वियस सी बात है, उसमें मैग्नेट भी है, तो मैग्नेट से करंट फ्लक्चुएट करता ही करता है, और ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी मैग्नेट होती है, तो वो तो डेफिनेटली खराब हो गई होगा। पाइपलाइन क्यों खराब होगा? सेम, क्योंकि वो कोरोजन करेगी, वो अनसेफ हो जाएगा टाइम के साथ साथ। सिंपल। ओके, बढ़िया क्वेश्चन। दो रेजिस्टर्स हैं R1 और R2, दो प्रतिरोधक हैं, उनको आपने समानांतर क्रम में जोड़ा है, पैरेलल जोड़ा है। लो, R1 और R2। R1 छोटा है R2 से, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू, प्रतिरोधक की वैल्यू R1 में कम है और R2 में ज्यादा है। तो इससे आपको करंट के बारे में क्या पता लगेगा? व्हाट कैन बी इन्फॉर्ड अबाउट द करंट फ्लोइंग। दोनों के बीच समान विभवांतर होने पर उनमें धारा के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो ये सब नहीं भी दोगे तो भी बता सकते हैं हम। इसमें रुकावट कम है ना, तो इसमें करंट ज्यादा होगा, इसमें करंट कम होगा। बहुत आसान सा था ये तो, इसमें तो कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है। तो करंट थ्रू R1 इज ग्रेटर देन करंट थ्रू R2। ये इसका एक्सप्लेनेशन भी आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, लाइक मैं वो पढ़ने नहीं वाली जो इसके बाद में आएगा। देखो, रुकावट कम तो करंट ज्यादा ही जाएगा ना, तो जब R1 की रुकावट कम है तो उसमें से करंट ज्यादा फ्लो होगा। सिंपल, यही लिखा हुआ है। चलो अगला, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पीरियड्स। अब क्या है ये लॉ ऑफ पीरियड्स? क्या है? आवर्त के नियम के अनुसार। ओके, स्क्वायर ऑफ द प्लैनेट्स टाइम पीरियड। प्लैनेट के टाइम पीरियड के स्क्वायर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो पहली बात तो ये समझ लो कि ये जो यहाँ पे लॉ ऑफ पीरियड्स बोल रहा है ना, ये कौन सा लॉ है? ये है कैपलर का तीसरा नियम। ठीक है, सो इट इज कैपलर्स थर्ड लॉ, और कैपलर के तीसरे लॉ को ही बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। पहली चीज तो ये। तो कैपलर का जो तीसरा नियम था वो ये था कि जब प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमता है एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में, दिस शेप इज नोन एज एलिप्स, और दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। तो जब प्लैनेट घूमता है ना, ये सन है यहाँ, या तो यहाँ पे सन होगा या तो यहाँ पे सन होगा। तो जो टाइम पीरियड है, जो इसका पूरा आप कह सकते हो आवर्त का जो वर्ग होगा, इसका टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा, जो सेमी मेजर एक्सिस, पहले मेजर एक्सिस पे आओ, मुख्य अक्ष, या तो एक्स एक्सिस होगा या तो वाई। अब आपको मेजर एक्सिस कौन सी लग रही है? ये है, क्योंकि इसी के अलोंग है ये। तो इसकी आधी को मैंने रेडियस मान लिया, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा? रेडियस के क्यूब के। ये था कैपलर का तीसरा नियम, अगर आपको याद हो। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। यही लिखा हुआ है, सिंपल। अगला, which of the Rutherford's experimental observations led him to conclude that the positive charge of an atom is concentrated in a very small region? रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने अल्फा पार्टिकल्स फेंके थे गोल्ड फॉइल पे, अगर आपको याद हो। 3 ही ऑब्जर्वेशंस थी। अगर ये गोल्ड फॉइल है, 90% जो वो थी वापसी दी जा रही थी, तो 90% का मतलब मैक्सिमम स्पेस खाली है, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर थे इसलिए, और हल्के थे वो बाहर से जा रही है, तो 90% एटम का स्पेस खाली होता है। इसके अलावा उन्होंने बताया था 90% में से मतलब ये समझ लो 5% के करीब थी जो डिफ्लेक्ट हो रही थी छोटे एंगल से या बड़े एंगल से। तो 5%, 100 में से 5 का मतलब क्या हो गया कि बहुत कम, मतलब बीच में कोई कहीं ना कहीं तो मतलब कुछ पॉजिटिव चार्ज का कुछ है, और 100 में से कोई एक थी जो उससे टकरा के वापस आ रही थी। तो एक ही है ना टकरा के वापस आने वाली, मतलब वो जो बीच में पॉजिटिव पार्ट है वो इतना छोटा है कि सिर्फ एक ही रे को 100 भेज रहे हो तो एक रे, यानी इतना छोटा है, वो एक रे के बराबर है। तो यहां से उसने बताया लगाया था कि न्यूक्लियस बीच में होता है। ठीक है, तो वही है, किसने कैसे पता लगाया था कि अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड ऑलमोस्ट बैकवर्ड्स। देखो पॉजिटिव पार्ट का तो यही पता लगा था कि बिल्कुल बीच में है जब वो वापस आ रही थी टकरा के। वापस आने वाला पीछे की ओर उछलना एक ही है, सीधा रास्ता। अगर सीधा रास्ता पास कर लिया तो पॉजिटिव कैसे हो गया? क्योंकि पॉजिटिव है अगर, तो वो तो रिपेल होना चाहिए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव थे, ये भी पॉजिटिव है, तभी तो टकरा के वापस आ रहे थे, राइट। तो डिफ्लेक्टेड वाला भी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला,
Why does a skilled cricketer move his hands backwards while catching a fast moving ball? एक कुशल क्रिकेटर तेज गति से आने वाली गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों कर लेता है? सो बेसिकली कोई कैच आया तो कैच पकड़ते ही हाथ ऐसे ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ जाता है, क्यों? सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ कौन सा था, न्यूटन के जो लॉज थे, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, संवेग, अगर याद हो कि जो मूविंग चीज है उसमें मोमेंटम होता है, संवेग होता है। तो अगर आप उसको एकदम रोकोगे, यानी बॉल स्पीड से आ रही थी उसको एकदम रोकोगे तो मोमेंटम बहुत जल्दी जीरो हो रहा है, और जितना जल्दी मोमेंटम संवेग जीरो होगा उतनी ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगी, आपको चोट लगेगी। इसलिए आप हाथ नीचे करते हो ताकि हाथ नीचे करने के वक्त आपको समय मिल जाता है, आप टाइम बढ़ा देते हो, तो वेलोसिटी एकदम जीरो नहीं होती, धीरे धीरे जीरो होती है, यानी मोमेंटम धीरे धीरे जीरो होगा और कम फोर्स प्रोड्यूस होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे हाथ नीचे क्यों कर रहे हो, ताकि फोर्स हम फोर्स जो प्रोड्यूस हो रही है उसको कम कर सके, सिंपल। तो 4 ऑप्शन से स्पीड को बढ़ाने के लिए ऑटोमेटिकली गलत है। टू अप्लाई अ ग्रेटर अपोजिंग फोर्स ऑन द बॉल, ताकि बॉल पे हम और अपोजिट बड़ी फोर्स लगाएं, हम कोई फोर्स नहीं लगाते उस टाइम। टू रिड्यूस द फोर्स बाय इंक्रीजिंग द टाइम, बिल्कुल हम क्या कर रहे हैं, संचनल में परिवर्तन के समय को बढ़ाकर बल को हम कम करते हैं। डेफिनेटली इट इज द करेक्ट आंसर। तो यही है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखो ये एक बार ना पढ़ लेना, क्योंकि मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं इसलिए ये पूरा थ्योरी नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि वही है जो चीज मैंने अभी आपको समझाई थी। अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला, रामजेट्स ऑपरेट एफिशिएंटली एट हाइपरसोनिक स्पीड्स। जो रामजेट होते हैं वो हाइपरसोनिक स्पीड पे काम करते हैं। वैसे ये गलत है, हाइपरसोनिक स्पीड पे कोई काम नहीं कर सकता। हाइपरसोनिक स्पीड वो होती है जब मैक वैल्यू जो होती है वो 6 से भी ऊपर हो। सुपरसोनिक स्पीड पे तो काम कर सकते हैं, साउंड की स्पीड से ऊपर हम काम कर सकते हैं। हाइपरसोनिक तो हो गई बहुत ही ज्यादा ऊपर, उतनी स्पीड पे काम नहीं कर सकते। एनीवेज, डुअल मोड रामजेट होते हैं जो दोनों मोड पे काम करते हैं, वो सबसोनिक स्पीड पे भी काम करते हैं और सुपरसोनिक। अब ये क्या है सबसोनिक और सुपरसोनिक? सुपरसोनिक स्पीड थी जब कोई ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से तेज मूव कर रहा था। सबसोनिक स्पीड थी जब वो साउंड की स्पीड से कम स्पीड पे काम कर रहा था। सेम, तो फर्स्ट वाली तो गलत है। हाइपरसोनिक स्पीड तो बहुत ही ज्यादा ऊपर हो गई, यानी इसके अंदर मैक वैल्यू होती है 6, ठीक है, और इसके अंदर मैक वैल्यू होती है बिटवीन 4 to 6। तो अब आप ये समझो, और मतलब जितना इसका है, जो डुअल मोड रामजेट्स होते हैं उनके अंदर भी कंबशन मोड होता है कि इंजन कितना जल रहा है, कम जलेगा तो वो सबसोनिक स्पीड पे, ज्यादा जल रहा है तो वो सुपरसोनिक स्पीड पे चलेगा। तो सिर्फ बी ऑप्शन ठीक है, ए तो डेफिनेटली गलत है, 2 ओनली। ओके, तो आप देख सकते हो इसके स्टेटमेंट में कि रामजेट्स जो है वो सुपरसोनिक स्पीड पे काम करते हैं, हाइपरसोनिक स्पीड पे भी काम करता है, पर हाइपरसोनिक स्पीड पे रामजेट काम नहीं करता, हाइपरसोनिक स्पीड पे स्क्रैमजेट काम करता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। एनीवेज, बढ़िया क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आ गया फाइनली, लेट्स डू इट। एक कैटल है जिसकी पावर रेटिंग है 2.2 किलोवाट, वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्टेज, ठीक है। कॉस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी की, एक यूनिट की, यूनिट का मतलब है किलोवाट आवर की, 4 रुपए है। उसको 30 मिनट के लिए चलाया है तो कितनी कॉस्ट आएगी? तो पहली चीज तो जो मुझे पता लगा, वोल्टेज का इसमें कोई काम नहीं है। टाइम कितना दे रखा है? 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब हो गया आधा घंटा, क्योंकि आवर में तो मुझे चेंज करना ही था इसको, राइट। अब देखो मैं कैसे करने वाली हूँ। आपको ये पता है यूनिट की कॉस्ट दे रखी है, तो यूनिट निकालनी पड़ेगी कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की। इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इंटू टाइम, यानी 2.2 इंटू हाफ, 1.1 किलोवाट आवर इज द आंसर फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब आपकी इतनी एनर्जी यूज हुई है। अब एक की जो कॉस्ट है वो 4 रुपए है, तो इतने की कॉस्ट कितनी आएगी? टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1.1 का, तो रुपीज 4.4, दैट्स इट, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, यही दे रखा है। आगे, अच्छा अब आप क्या कर रहे हो, एक मैरीगो राउंड था, मैरीगो राउंड को आई थिंक घड़ी की विपरीत, अच्छा इसमें तो नहीं दे रखा है। एनीवेज, मैरीगो राउंड वो होता है जो गोल चलने वाला झूला होता है ना, मेले वगैरह में देखा होगा।
तो आप उसमें वो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मैरीगो राउंड पे आप जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो और आप एक ट्री पे फोकस कर रहे हो। तो जब आप गोल घूमोगे उल्टी डायरेक्शन में तो किस डायरेक्शन से ट्री अपीयर होगा, किस डायरेक्शन से ट्री एग्जिट लेगा। तो इस चीज में सोचने की जरूरत नहीं होती कैसे भी। क्यों नहीं जरूरत होती? आप बस ये देखो कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो आपकी कौन सी डायरेक्शन पहले आएगी? पहले राइट, मतलब आप राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज में, राइट। तो ट्री भी राइट से लेफ्ट की तरफ ही आएगा, कुछ भी दे दे, बस ये देखना किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। अगर एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमा के देख लो, ये राइट हैंड है मेरा, ठीक है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हो। आप भी घुमा के देख सकते हो कि अगर एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हो दैट मींस यू आर गोइंग फ्रॉम राइट डायरेक्शन टू द लेफ्ट डायरेक्शन, तो ट्री विल ऑब्वियसली अपीयर फ्रॉम द राइट डायरेक्शन टू द लेफ्ट डायरेक्शन, दैट्स इट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो इसके अंदर ये आ जाएगा। आगे, व्हाट एविडेंस सपोर्ट्स द बिग बैंग थ्योरी ऑफ यूनिवर्स ओरिजिन। देखो यूनिवर्स कैसे बना, इसकी एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो वो ये बोल रहे हैं कि बिग बैंग थ्योरी को आप मुझे ये बताओ कि कौन सी थ्योरी है इनमें से जो आप कह सकते हो वो करती है, सपोर्ट करती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि है क्या क्या, ये समझ लो। बिग बैंग थ्योरी ये है कि जो आपकी गैलेक्सीज हैं ये किस तरीके से बनी, उसमें सब कुछ बता रखा है कि अलग अलग गैलेक्सीज जो है वो कैसे कैसे बनी, क्या क्या इसके अंदर हो रहा है और कैसे एक दिन वो खत्म हो जाएगी। तो वो ये बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सी थ्योरी है जो उसको सपोर्ट करती है। तो सबसे पहले तो ये सुन लो कि सपोर्ट जो करती है वो है रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज। अब ये रेड शिफ्ट का क्या है ये सुनो। एक ऑब्जर्वेशन थी जिसमें ये कहा गया है कि जो दूर की जो गैलेक्सियां होते हैं ना, जो दूर के ब्रह्मांड है ना, जो दूर की आकाश गंगाएं हैं, वो ऐसा लगता है कि अर्थ से दूर 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 जा रही है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, ये रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज का मतलब क्या है? रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज का मतलब ये है कि जो ब्रह्मांड है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, जिसमें से कभी कोई टुकड़ा मतलब हमें तो नहीं पता ना, अर्थ से नहीं हो रहा, बट बहुत सारे अलग अलग प्लैनेट्स हैं, कहीं ना कहीं इरप्शंस या वो एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं वहां पे, तो उसका पता लगे कि कोई प्लैनेट फट गया, कोई प्लैनेट बन गया, ऐसा हो रहा है। तो इन कारणों से नई जो ब्रह्मांड है वो बढ़ता जा रहा है। यही आपका एक पॉइंट था बिग बैंग थ्योरी में कि जब यूनिवर्स की मतलब उत्पत्ति हुई थी, वो बनना शुरू हुआ था, तो कैसे वो एक्सपेंड हुआ था। तो वो आपको सपोर्ट करता है, जो रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज है वो पूरा सपोर्ट करती है बिग बैंग थ्योरी को। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं, इसका आप अच्छे से पढ़ लो। अब सुनो, एडविन हबल की एक ऑब्जर्वेशन थी, डिस्टेंट गैलेक्सीज अपीयर टू बी मूविंग अवे फ्रॉम अस, ठीक है, यानी दूरस्थ आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही हैं और उनके प्रकाश में लाल छोर की ओर विस्थापन दिखाई देता है। जैसे जैसे दूर जा रही है ना, जब भी कोई आकाश गंगा यानी कोई गैलेक्सी है उसमें से ना लाइट निकलती हुई, मतलब वो चमकती हुई दिखाई देती है, तो उनका जो लाइट है वो रेड कलर की तरफ शिफ्ट हो रही है। ओके, दिस रेड शिफ्ट इंडिकेट्स दैट, ये रेड शिफ्ट क्या बताता है कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, यानी जो ब्रह्मांड है वो फैल रहा है। और इससे ये निष्कर्ष निकलता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो इसका जो ये मतलब हर एक चीज की ना स्टेज होती है कि अगर ये अब हो रहा है तो इसकी शुरुआत कब से हुई होगी। तो सेम अगर कहीं पर रेड शिफ्ट हो रहा है तो यानी इसकी उत्पत्ति, यानी ये बना कब होगा? लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले ये कुछ मतलब बिल्कुल गर्म कोई अवस्था होगी, ये फटा, उसके बाद ये ब्रह्मांड बन गया। तो यही थी आपकी बिग बैंग थ्योरी भी, ठीक है। तो जो रेड शिफ्ट की तरफ जो चेंज हो रहा है उसी को हम बोलते हैं कि ये बिग बैंग थ्योरी को पूरा सपोर्ट करता है। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन सी थ्योरीज है जो बिग बैंग को सपोर्ट करती हैं, तो सुन लो। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन CMBR एंड द अबंडेंस ऑफ लाइट एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम काम करते हैं, जिस टाइप की उनकी नेचर होती है, लाइक सन पे भी जो एक्सप्लोजन्स वगैरह हो रहे हैं वो सब बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, ओके,
सो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। सबसे पहली स्टेटमेंट है प्रेशर कुकर जो होता है वो ऑपरेट्स बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर इनसाइड विच लोअर्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। प्रेशर कुकर अंदर के दाब को कम करके काम करता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। ये तो यार बिल्कुल उल्टा है ना। प्रेशर कुकर में आप ऊपर उसका बंद करते हो, लिड बंद करते हो, ढक्कन बंद करते हो, तो जब खाना बन गया, सब्जी बन गई, आप उसको खोलने की कोशिश करोगे वो खुलेगा भी नहीं क्योंकि अंदर इतना प्रेशर होता है। तो प्रेशर कुकर तो अंदर का प्रेशर बढ़ाता है, इसलिए तो उसका नाम प्रेशर कुकर है। तो पहली स्टेटमेंट तो डेफिनेटली गलत है। आगे, फूड कुक्स फास्टर इन अ प्रेशर कुकर। खाना प्रेशर कुकर में जल्दी पकता है। बिल्कुल पकता है भाई, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। और ये मैक्सिमम मतलब लोगों को जिनको भी कुकिंग आती है उनको पता होगा, तो ये उनको पता है बिकॉज हाई प्रेशर अलाउज वाटर टू बॉयल एट अ टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि हाई प्रेशर है तो वहां जल्दी जल्दी मतलब सब काम होता रहेगा। अच्छा, स्टेटमेंट 3, द सुपर हीटेड स्टीम विद इन द कुकर इंक्रीजेज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द फूड। क्योंकि ढक्कन की वजह से अंदर प्रेशर बढ़ गया, स्टीम बहुत ज्यादा बन गई, तो स्टीम से क्या होगा भाई, आपको पता है कि अगर आपका हाथ जल जाए स्टीम से और गर्म पानी से तो स्टीम से ज्यादा जलेगा। तो उस कुकर के अंदर स्टीम है, तो स्टीम क्या करेगी, खाने को जल्दी जल्दी गर्म करेगी, जल्दी पकाएगी। तो स्टेटमेंट 2 भी ठीक है, स्टेटमेंट 3 भी ठीक है, बट 1 बिल्कुल गलत है। सो ओनली सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। सो इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is the correct sequence in the life cycle of a star like sun? वो ये बोल रहे हैं कि सूरज जैसा कोई भी तारा ले लो, उसके जीवन चक्र में इनमें से कौन सा क्रम बिल्कुल ठीक है। तो पहली बात तो ये समझ लो कि 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला आता है मेन सीक्वेंस। ठीक है, मेन सीक्वेंस वो स्टेज है जहां पे कोई भी स्टार अपनी जो मतलब आप ये समझ लो अपनी 90% जो लाइफ है ना वो उसी स्टेज में जिएगा, जहां पे क्या होगा कि हाइड्रोजन कंबाइंड होगा, हीलियम बनेगा, मतलब वो बनने वाली स्टेज में आता है। फिर आता है रेड जाइंट। रेड जाइंट में क्या होगा, वो एक्सपेंड होगा, जैसे मैंने अभी बताया था वो कॉस्मिक थ्योरी के अंदर भी। ठीक है, और उसके बाद आता है व्हाइट ड्वार्फ। उसकी जो ऊपर की जो लेयर्स है वो सारी झड़ जाएंगी, सिर्फ अंदर का कोर बचेगा। ओके, तो 3 स्टेजेस हैं, मेन सीक्वेंस, रेड जाइंट एंड व्हाइट ड्वार्फ। देखो उसमें लिखा भी होगा, जैसे सन जैसा कोई स्टार है तो सबसे पहला जो मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ है वो है मेन सीक्वेंस। यानी आप कह सकते हो कि इसके जीवन का अधिकांश समय मुख्य अनुक्रम अवस्था में बिताते हैं, जहां पे क्या होगा, इसके कोर में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, यानी फ्यूजन होता है। इसके बाद क्या होगा, जब हाइड्रोजन फ्यूल फटाफट खत्म होने लगता है तो स्टार एक्सपेंड होना शुरू होता है। रेड जायंट स्टेज आ गई इसकी, जहां पे हीलियम फ्यूज होता है, हीलियम जो है वो संलयन होगा। फाइनली क्या होगा, इसकी सबसे बाहर वाली लेयर झड़ जाएगी और कोर बचेगा, ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा और व्हाइट ड्वार्फ में चेंज हो जाएगा। तो ये इसके 3 स्टेजेस हैं। अगला, अब कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। एक कंडक्टर था, उसका रेजिस्टेंस R था, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसका रेजिस्टेंस भी R/2, इसका रेजिस्टेंस भी R/2, आधा हो जाता है। इन दोनों हिस्सों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टोटल रेजिस्टेंस बताओ। देखो 1/R यानी जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 के, ये टोटल वाला है। R1 कितना है, R/2, 1/R/2। R/2 2 बार आ गया तो क्या हो गया, 2/R/2 हो गया ना, ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, 4/R। तो अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोलूं, रेसिप्रोकल कर दूं, तो रेसिप्रोकल करके कितना आएगा, R/4। सिंपल, ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो ये इतना इजी है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल? पानी का समुद्र तल पे क्वथनांक क्या होता है? तो आपको बॉइलिंग पॉइंट पता है ना पानी का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। बस अब आपको क्या बताना है, आपको यही बताना है कि फ़ारेनहाइट में बतानी है वैल्यूज। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में कैसे बताओगे, रिलेशन पता होना चाहिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। कई बार बता चुकी हूँ, रट जाना चाहिए अब तक, क्योंकि ये इतना मतलब इतना बेसिक है ना, इतनी बार आप कर चुके हो। तो कुछ नहीं करना, सी की जगह 100 पुट करो। वैसे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, मैं नोट्स में भी डायरेक्टली बता चुकी हूँ कि रट लो।
तीनों टेम्परेचर्स में रट लो, पानी का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों। एनीवेज नहीं भी आता तो भी रिलेशन भी आनी चाहिए, क्योंकि रिलेशन भी पता नहीं कितनी बार पूछी गई है। ठीक है, 180 + 32 212, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो होता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट एट सी लेवल। ये समझा रखा है सारा, थ्योरी में जाने की इतना नीड नहीं है, जितना हो सके समझो, टू द पॉइंट समझो, कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो इतना रटना, इतना पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। आगे, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, जो बोहर का मॉडल है उसके अनुसार, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम अ हायर ऑर्बिट एनर्जी ऑर्बिट टू अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट। जब भी वो बोल रहे हैं बोहर की मॉडल के अनुसार उच्च ऊर्जा कक्षा से निम्न ऊर्जा कक्षा में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण का क्या महत्व है। ये न्यूक्लियस है, ये इसकी कक्षाएं यानी ऑर्बिट्स हैं। अब कोई इलेक्ट्रॉन यहां था, अब वो आ रहा है लोअर एनर्जी लेवल में, ठीक है, यहां आ रहा है तो एनर्जी लूज करेगा। अब ये एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगी, ये एनर्जी निकलती है उसके फोटोन्स के रूप में, यहां से इजेक्ट होंगे फोटोन्स, और उन फोटोन के पास कितनी एनर्जी होगी, उन पार्टिकल्स के पास कितनी एनर्जी होगी, उन पार्टिकल्स के पास उतनी एनर्जी होगी जितना इस एनर्जी का गैप होगा। अगर तुम ये बोल रहे हो ना कि कोई चीज को गर्म कर रहे हो तो वो चमक रहा है, ये कॉन्सेप्ट है उसके पीछे। क्या कॉन्सेप्ट है कि जब आप गर्म करते हो तो पार्टिकल हाई एनर्जी से लो एनर्जी में, या ठंडा करते हो, सॉरी मेरे मुंह से गलत निकल गया, कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करा फिर ठंडा करने रख रहे हो तो वो चमक रहा है। क्यों चमकता है, क्योंकि जब आप ठंडा करते हो ना तो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाता है, तो एनर्जी कहाँ लूज करेगा, वो अपनी एनर्जी कहाँ निकालेगा, तो वो फोटोन्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं लाइट के, उस फॉर्म में बाहर निकालता है, और उस फोटोन के पास कितनी एनर्जी होगी, जितना एनर्जी का डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी होगी। आप चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहला, फोटोन ऑफ एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स इज एब्जॉर्ब्ड। वो बोलेंगे कि फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है, फोटोन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा भाई, फोटोन अवशोषित नहीं हो रहा, वो निकल रहा है, उत्सर्जित हो रहा है। एंगुलर मोमेंटम आ गया, एंगुलर मोमेंटम का भाई कोई लेना देना नहीं है, बेफालतू टॉपिक को कॉम्प्लिकेट करने की बिल्कुल नीड नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी, जब तुम खुद बोल रहे हो कि हाई से लो पे आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी कैसे गेन करेगा। अब फोटोन ऑफ एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट्स इज एमिटेड, फोटोन निकलेगा यानी उत्सर्जित होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। और ये ना मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वगैरह इन सब में यही टॉपिक जो है वो पूरा गया हुआ है। नेक्स्ट सुनो, हाउ डज द फेंट young sun paradox challenge our understanding of early earth climate। वो ये बोल रहे हैं जो फेंट यंग सन की जो पैराडॉक्स है, यानी आप कह सकते हो जो एक पूरी स्टोरी है, वो किस तरीके से जो अर्थ हम लोग सोच के बैठे हैं कि अर्थ का सबसे स्टार्टिंग में ये एटमॉस्फेयर रहा होगा, उसको वो कैसे चैलेंज करते हैं। तो सबसे पहली बात तो है क्या, इसके अकॉर्डिंग जो आपकी फेंट यंग सन की जो पैराडॉक्स है ना, इसके अकॉर्डिंग ये माना गया है कि देखो ये बताती है कि जो पहले का एटमॉस्फेयर रहा होगा ना, बिल्कुल स्टार्टिंग का जो एटमॉस्फेयर रहा होगा वो इतना वीक रहा होगा कि पूरी अर्थ फ्रीज हो ही नहीं सकती, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि माना यही गया है कि सबसे पहले अर्थ बिल्कुल फ्रीज स्टेट में थी, बिल्कुल फ्रीज। फिर जैसे जैसे उसको वार्मथ मिलती गई ना, गर्मी मिलती गई, लाइफ फॉर्म्स उस पर आती गई, ये माना गया है। लेकिन जो ये पैराडॉक्स है फेंट यंग की, जो सन की जो पैराडॉक्स है, वो बताती है हो ही नहीं सकता कि इतना फ्रीजिंग टेम्परेचर हो, पर ऐसा हो सकता है क्योंकि अगर आप और प्लैनेट्स देखोगे वहां पे पता नहीं कितना कितना माइनस में टेम्परेचर होता है, और वो भी अर्थ के आसपास ही है। तो समझ रहे हो, तो यहाँ पे ये चैलेंजिंग पॉइंट है कि जो हम अभी तक मानते हुए आ रहे थे कि अर्थ ऐसी रही होगी, वो इसको वो जो यंग पैराडॉक्स है वो उसको चैलेंज करता है। तो सबसे पहला, इट प्रूव्स मून वंस हैड एन एटमॉस्फेयर। ये प्रूव करती है मून का एक कहीं बार एटमॉस्फेयर था। जी नहीं, ये तो हम खुद पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इट suggests that early solar output was too weak to prevent global freezing।
ये इस चीज को बता रहा है कि जो सोलर आउटपुट है ना, जो सूरज की रोशनी आ रही है वो इतनी वीक थी स्टार्टिंग में कि जो फ्रीजिंग हुई थी वो उसको रोक नहीं सकती थी। भाई कैसे, सन इतना स्ट्रांग है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी दे रहा है, वो फ्रीजिंग क्यों नहीं रोक सकता? बिल्कुल रोक सकता है। तो यही पॉइंट है जो हम लोगों ने माना था कि पहले बिल्कुल ठंडी थी, उसके बाद जब सूरज की रोशनी आनी शुरू हुई, क्योंकि प्लैनेट बन गया तो सूरज की रोशनी आनी शुरू हुई, तो वो ग्लोबल फ्रीजिंग जो हुई थी, जो पूरा वो जम गया था, वो हट गया। ठीक है, तो सन की रेस से ही तो हुआ था। तीसरा भी सुन लो, ये इंप्लाई करता है कि पानी ही नहीं था अर्थ पे, ये इंप्लाई करता है कि अर्थ बहुत गर्म थी क्योंकि एक्सेसिव सोलर रेडिएशन आ रही थी। तो भाई ऐसा तो हुआ नहीं कि अर्थ ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, है ना, कि भाई अर्थ जो है अब दूर चली गई तो सोलर रेडिएशन नहीं आ रही, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन डी भी बिल्कुल गलत है। तो आप एक बार पढ़ भी लो कि है क्या ये पैराडॉक्स, कहां से बनी, जो ये यंग सन की जो पैराडॉक्स है। सो हुआ क्या, एस्ट्रोफिजिकल मॉडल्स ने ये सजेस्ट किया था, जो खगोलीय भौतिकी मॉडल थे, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि जो सन की एनर्जी है स्टार्टिंग में वो अभी के मुकाबले 20 से 30% वीक थी। तुम ये सोचो अभी कितना टेम्परेचर जाता है, 50, लाइक पिछले साल 50 क्रॉस कर गया लाइक दिल्ली में, तो अगर 20-30% कम भी हो गई तो फिर भी इतनी गर्मी तो है ना, मतलब जितने की अगर फ्रीजिंग हो रही है उसको पिघला दे। एनीवेज, दिस शुड हैव मेड अर्ली अर्थ फ्रोजन एंड अनइनहैबिटेबल। तो इसकी वजह से क्या होना चाहिए, अर्थ फ्रोज हो जानी चाहिए और उस पे मतलब वो रहने योग्य नहीं बन सकती थी। लेकिन एविडेंसेस हमारे पास ये है कि लगभग 3.8 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर तरल जल और जीवन मौजूद था। हमारे पास एविडेंसेस है कि 3.8 बिलियन ईयर्स एगो देयर वाज लाइफ एंड देयर वाज वाटर। तो इसका मतलब क्या है कि जो आप ऊपर मान रहे हो वो गलत है। तो सिंपल। अगला, A heating element of heater is made of a material with high resistivity। जो हीटर है, हीटर का जो आप हीटिंग मटेरियल यूज करते हो वो ऐसे मटेरियल से यूज करते हो जिसका हाई रेजिस्टिविटी हो, जिसमें प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा हो, एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हीटर में रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो करंट को रोकेगा तो हीट बनाएगा तो पिघलना भी नहीं चाहिए, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए। Which of the following material properties is most crucial for its function as a heating element? अगर आपको अब सिर्फ हीटिंग एलिमेंट बनाना हो तो उस हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है भाई? हाई रेजिस्टिविटी। हीट बनेगी जब करंट रुकेगा, और करंट कब रुकेगा? जब उसको रोकोगे, यानी रेजिस्टेंस होना चाहिए। सो हाई रेजिस्टिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टी इफ यू वांट टू जनरेट हीट फ्रॉम करंट। अगर आपको करंट से हीट बनाना है तो करंट को रोकना पड़ेगा, तभी हीट बनेगी, और उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी जो रोकेगी? रेजिस्टिविटी, यानी प्रतिरोधकता। तो ये सारा कुछ दे रखा है, पूरा एक्सप्लेनेशन, जिसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी आ गया, टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी आ गया, बेसिक चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। अगला, Which of the following quantities remain conserved when an object moves under the gravitational pull of another object? इनमें से कौन सी चीज है जो बिल्कुल कंजर्व रहती है जब कोई ऑब्जेक्ट मतलब देखो दूसरे, ये अर्थ है, ये कोई बॉल है जो नीचे गिर रही है, तो इस बॉल पे अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल लगी, इस बॉल पे अर्थ की गुरुत्वाकर्षण बल लगा, तो इस बॉल की कौन सी चीजें जो है वो बिल्कुल सेम रहेगी? तो अगर आपको याद हो, इसमें आपने पढ़ा था इस चैप्टर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के संरक्षण का नियम। तो बिल्कुल, एक तो ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? काइनेटिक और पोटेंशियल का सम, राइट? गतिज और स्थितिज ऊर्जा के योग, और वो क्या थी, क्या बोलते थे उसको? यांत्रिक ऊर्जा, यानी मैकेनिकल एनर्जी, ध्यान रखना। और साथ में मोमेंटम, यानी संवेग। ओके, तो मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तो एंगुलर मोमेंटम एंड मैकेनिकल एनर्जी, सिंपल। तो बस यही है, एक बार पढ़ लेना इसको। अगला, विच सोलर फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टर्बेंसेस इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड? इनमें से कौन सा फिनोमिना है जो क्या करता है, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करता है बार बार? ये तो पढ़ चुके हो ना भाई, सन स्टॉर्म बोलते हैं, कोई जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म बोलता है, राइट? बताया था आपको। तो सन फ्लेयर्स, सौर ज्वालाएं, सन स्पॉट, सूरज की धब्बे, तो डेफिनेटली नहीं है। क्रोमोस्फेयर हीटिंग, वो जो गर्मी आ रही है, मैग्नेट से
करंट भिड़ सकता है, ध्यान रखना। मैग्नेट से लड़वाना है, करंट को लड़वाओ। करंट किससे बनता है? आयंस और इलेक्ट्रॉन से। आयंस और इलेक्ट्रॉन्स कौन रिलीज कर रहा था? सन रिलीज कर रहा था। कहाँ? स्पेस में। और जब वो हमारे पास आते हैं तो वो ऑरोरा बनता है, राइट? वो जो नदर्न और सदर्न लाइट्स बनती है वो बनता है। तो क्या पूछ रहे हैं आपसे? तो यही तो पूछ रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे सोलर स्टॉर्म नहीं है, सोलर विंड नहीं है, सोलर फ्लेयर्स तो है, सौर ज्वाला है। यही तो है कि सन से निकलने वाली जो आग होती है, तो वो आग थोड़ी ना होती है, वो एक वेव ही तो है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स और आयन से मिलकर बनी है। सिंपल। चलो अगला। Which high altitude observatory in India is known for hosting an optical infrared telescope used for space observation in Ladakh? वो बोल रहे हैं कि इंडिया की ऐसी कौन सी बिल्कुल ऊंचाई पर मतलब एस्टैब्लिश होने वाली ऑब्जर्वेटरी है जो ये किस लिए जानी जाती है? क्योंकि वहां पे एक ऐसा टेलीस्कोप रखा है जिसको आप स्पेस को ऑब्जर्व करने के लिए यूज करते हो लद्दाख के अंदर। तो पहली बात तो ये सुन लो, ये है कौन सी? इट इज हानले इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, अब इसके अंदर जो टेलीस्कोप रखा है वो है मेन अटेंशन का सोर्स। है क्या? लद्दाख में ये है, लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। तो नाम अच्छे से याद रखना, हानले। कहाँ है? इंडिया में। इंडिया में कहाँ है? लद्दाख। कितनी ऊंचाई पे है? 450 मीटर। इट हाउसेस हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप। तो एक तो इसके अंदर टेलीस्कोप के भी नाम है, ठीक है, हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप। और अब रिसेंटली पहला ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप भी यहाँ पर आया है। और इसी के साथ बाकी सब इनकरेक्ट है, बट और भी चीजें समझ लो जो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे नैनीताल आर्यभट्ट ऑब्जर्वेटरी, ये मेनली ऑप्टिकल स्टडीज है, लेकिन लोअर एल्टीट्यूड पे है, इतनी हाइट पे नहीं है। उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी मेनली किस पे फोकस करता है? सन पे फोकस करता है। माउंट आबू की जो ऑब्जर्वेटरी है वो इतनी इंपॉर्टेंट मतलब नहीं है जितनी, मतलब बस ये समझ लेना कि माउंट आबू में भी एक ऑब्जर्वेटरी है। ओके, विच प्लैनेट हैज द लॉन्गेस्ट डे इन द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हो लॉन्गेस्ट डे होता है, वो किस प्लैनेट का होता है? वीनस। आपको पता है जब हमारे 243 यानी 243 डेज हो जाते हैं जब अर्थ पे, तो वीनस का एक दिन होता है। इतनी धीरे धीरे रोटेट करता है वो, ठीक है। तो वीनस का सबसे लंबा दिन होता है शुक्र। इसी के साथ इसको क्या बोलते हैं? इवनिंग स्टार इसको बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार इसको बोलते हैं। अर्थ ट्विन सिस्टर, जो पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है, वो भी वीनस को बोला जाता है। पृथ्वी से एक नंबर पहले वीनस ही होता है। ओके, तो ये ध्यान रखना। अगला, विच टाइप ऑफ गैलेक्सी हैज नो रेगुलर शेप एंड इज रिच इन गैस एंड डस्ट? इनमें से कौन सी आकाशगंगा है जिसकी कोई भी शेप नहीं होती और वो आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा गैस उसमें भरी होगी, डस्ट उसके अंदर भरी होगी? तो भाई सब देख लो, सारी की सारी शेप है, एलिप्टिकल, लेंटिकुलर, इरेगुलर और स्पाइरल। इरेगुलर गैलेक्सी की शेप इरेगुलर होती है, ठीक है। जब नाम ही इरेगुलर गैलेक्सी है, अनियमित आकाशगंगा है, उनकी कोई शेप नहीं होती। तो यही है बेसिकली, पढ़ लेना अच्छे से इसके अंदर। चलो अगला, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ व्हाट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कंडक्टर? वो ये बोल रहे हैं लेंज लॉ के मुताबिक क्या डिटरमाइन करेगा कि कितना करंट किसी कंडक्टर में बनेगा। तो पहली बात तो लेंज लॉ पढ़ लो कि है क्या। तो लेंज लॉ की स्टेटमेंट ये है कि जो करंट बनेगा ना उसकी डायरेक्शन कैसे होती है? उसकी डायरेक्शन ऐसे होती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड, देखो अगर आप करंट को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप करंट बनाना चाह रहे हो, तो होता क्या है कि वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो भी अपने आसपास मैग्नेट बनाएगा। तो वो मैग्नेट क्या करेगी, या आप कह लो वो जो करंट है वो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोई कंडक्टर था, इसमें करंट पास कर रहे हो, तो ये करंट पास होने की वजह से ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, राइट, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये जो मैग्नेट है ना, इस मैग्नेट के अंदर आने वाले चेंज को रोकने की कोशिश करता है। दिस इज द लेंज लॉ इन बेसिक टर्म्स, बिल्कुल बेसिक टर्म्स में मैं बता रही हूँ। तो वो यही बोल रहे हैं कि करंट क्या कोशिश, तो अगर आप ये बोल दो कि ये मैग्नेट
इसके अंदर चेंज लाने की को मना कर रहा है, या ये कह लो कि ये करंट ही इसके अंदर आने वाले चेंज को रोक रहा है। इनर्शिया ही तो है। एक बात सुनो, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करोगे, इनर्शिया क्या कहता है, जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। अगर इस मैग्नेट में चेंज लाओगे तो इसके करंट में भी चेंज आएगा। चेंज कोई होना नहीं चाहता, तो ये चेंज क्या करता है, ये चेंज इसके मैग्नेट को चेंज नहीं होने देता। ये चेंज ये क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को, इसके चुंबकीय फ्लक्स को रोकने की कोशिश करता है। तो यही है आपका लेंज लॉ। अब देखो स्टेटमेंट्स पढ़ो, इनके क्या क्या है। तो सबसे पहला क्या है, इट फ्लोज टू अपोज द वेरिएशन इन मैग्नेटिक फ्लक्स कॉजिंग इट। लो, जिस मैग्नेट की वजह से वो करंट बना है, करंट उसी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने से रोकेगा। वही स्टेटमेंट आ गया, सिंपल। ना तो ये रिड्यूस करता, ना ये प्रोपोर्शनल है, ना ये इंक्रीज करता, ये सिर्फ उसको रोकेगा। ये आ गया प्रॉपर हर चीज। 29th स्टेटमेंट और असर्शन है। तो स्टेटमेंट है साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टर इन स्टील देन इन एयर एट द सेम टेम्परेचर। जो साउंड वेव्स हैं, वो जो भाई ध्वनि तरंगे हैं, वो स्टील में ज्यादा तेज, बिल्कुल, क्योंकि साउंड वेव्स ना सॉलिड में ज्यादा तेज ट्रैवल करती हैं वाटर लिक्विड से, और लिक्विड में और ट्रैवल करती हैं तेज एयर से, गैस से। तो सबसे ज्यादा कहां पे ट्रैवल करेंगी स्पीड से, सॉलिड में, सबसे कम गैसेस में। एनीवेज, अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए ना क्या चाहिए होता है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए चाहिए होता है पार्टिकल्स, और पार्टिकल सबसे ज्यादा क्लोज किस में होंगे, सॉलिड में। तो इसलिए सॉलिड में फटाफट से वो ट्रैवल कर लेगी। तो रीजन क्या है, सॉलिड्स में पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड रहते हैं, यानी अधिक सघन होते हैं और अधिक प्रबल होते हैं, इस वजह से बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट, नहीं ये तो नहीं आएगा, आर, ये ऑप्शन डी, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यही प्रॉपर इसमें रीजन दे रखा है। सो अब हमारे फिजिक्स के क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं हमारे बायो एंड केमिस्ट्री के। गाइस केमिस्ट्री के तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, इतने कम है, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद बायोलॉजी फर्स्ट। तो सबसे पहला है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं है रिगार्डिंग वैक्यूल्स, यानी रिक्तिकाओं के रिगार्डिंग। तो सबसे पहला, कुछ पौधों में सेंट्रल वैक्यूल जो है वो लगभग पूरी कोशिका जितनी भी बड़ी हो, जितनी भी बड़ा सेल हो, उसका मैक्सिमम पार्ट वैक्यूल ले लेता है, बिल्कुल सही है। 90% एरिया कई बार ऐसा होता है कि वैक्यूल ही ले लेता है, रिक्तिका ले लेती है, ठीक है। ये तो वैक्यूल क्या करते हैं, रिक्तिकाएं क्या होते हैं, सॉलिड और लिक्विड स्टोर करते हैं, ये भी ठीक है। वैक्यूल्स जनरली बड़े होते हैं एनिमल सेल में, गलत, उल्टा। एनिमल सेल में छोटे होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, कई बार होते ही नहीं। प्लांट सेल में बड़े होते हैं, परमानेंट होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट डेफिनेटली। नेक्स्ट, अच्छा इसमें इसका नहीं निकनेम वगैरह कुछ नहीं दे रखा। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है, आप बताओगे क्या होता है। रेड ब्लड सेल्स का क्या होता है, चलो ये बता दो, इराइथ्रोसाइट्स। गाइस इतनी बार बता चुकी हूँ ना, क्योंकि इसके ऊपर इतनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर ये अभी भी याद नहीं हो रहा ना, इसको अच्छे से रट लो, कम से कम 3 बार लिखा करो अगर याद नहीं हो रहा। तो व्हाइट ब्लड सेल्स का नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। लिम्फोसाइट और ल्यूकोसाइट में कंफ्यूज मत होना। लिम्फोसाइट है लिम्फ, लसिका का जो एक कोशिका होती है उसको लिम्फोसाइट बोलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। तो ये चीज ध्यान रख लेना अच्छे से। इराइथ्रोसाइट्स किसका नाम है, रेड ब्लड सेल्स का नाम है ये भी। और थ्रोम्बोसाइट्स किसका नाम है, प्लेटलेट्स का। ये भी पूछना चाहिए था मुझे आपसे। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल यूजेस इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन टू मैनेज इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। जो कोशिका है अपनी जटिलता का प्रबंधन करने के लिए आंतरिक विभाजन का उपयोग करता है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं बिल्कुल बेसिक उसमें समझाऊं ना, तो इसका मतलब ये है कि हर एक सेल ऑर्गेनल जो होता है, जो कोशिकांग होता है, उसके चारों तरफ ना मेम्ब्रेन है, झिल्ली है। तो झिल्ली से पता लग गया कि इसके अंदर एक सेल ऑर्गेनल है। दूसरा आएगा वो अपनी बाउंड्री लेके आएगा। तो बाउंड्री क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकूं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स दिस आइडिया। आई डोंट नो ये बायोलॉजी में क्यों डाला है, इंग्लिश का क्वेश्चन होना चाहिए कि सिंप्लीफाई करके बताओ। देखो पहला क्वेश्चन, ऑल सेलुलर फंक्शंस अकर इन द सेम प्लेस स्पेस विदाउट एनी सेपरेशन, कि बिना सेपरेशन के सारे काम एक जगह होते हैं। भैया गलत है।
हर चीज की सेपरेशन है। अगर न्यूक्लियस के बाहर किसी चीज को जाना है ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू होता हुआ जाएगा, वो नाभिकीय झिल्ली के थ्रू होता, केंद्रीय जो केंद्रक है केंद्रकीय झिल्ली से होता हुआ जाएगा। गलत। यूकैरियोटिक सेल्स में जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो फ्रीली तैर सकते हैं। भाई यूकैरियोटिक का तो नाम ही नहीं आया, छोड़ दो। यूकैरियोटिक सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स दैट सेपरेट डिफरेंट फंक्शंस। ये सही है, ये सही है, क्योंकि अब देखो यूकैरियोटिक इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें प्रोकैरियोटिक। बेसिकली आपको बस ये बताना है कि सेपरेशन का मतलब क्या है। तो सेपरेशन का मतलब क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नीचे प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक में बोला है मल्टीपल मेम्ब्रेन्स। अरे भाई प्रोकैरियोटिक में तो एक मेम्ब्रेन नहीं मिलती, एक भी झिल्ली नहीं होती। प्रोकैरियोटिक में तो सब कुछ मिक्स होता है, सब कुछ फैला हुआ होता है, तो मल्टीपल मेम्ब्रेन्स कहां लेकर आओगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स चेक, यस सी ही ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is a unique characteristic of sponges? स्पंजेस की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक बताओ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं स्पंजेस के साथ क्या होता है। स्पंजेस के साथ आप ये समझो कि ये बिलोंग करते हैं पोरीफेरा में, ठीक है। ये कोई सपोर्ट लेते हैं, वहां से उगना शुरू करते हैं। पहली चीज मैं सिर्फ कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ जो मुझे पोर से याद आ गया। पोरीफेरा मतलब आपको याद ऐसे ही कराया था, क्योंकि तो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, पानी ड्रिवन सिस्टम होता है, पानी उसी में से जाएगा, पानी की मदद से ये तैरते वैरते हैं। मतलब अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो अपने विल से नहीं जा सकते। वाटर ड्राइवन सिस्टम होता है, पानी से चलने वाला सिस्टम होता है, पानी की वजह से ही चलते हैं। तीसरा, ये बिल्कुल इमोटाइल है, ये मूव नहीं कर सकते, ये एक सॉलिड सपोर्ट लेते हैं उस पे ग्रो करते हैं। मूव करना होगा तो वो सॉलिड सपोर्ट के साथ ही मूव करेंगे, ठीक है। तो इनमें से बताओ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या बताओ। प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट फॉर डिफेंस, अपनी रक्षा करने के लिए नीडोब्लास्ट। भाई स्पंज है, किससे प्रोटेक्ट करेगा वो अपने आप को, क्या है उसके पास प्रोटेक्शन के लिए, उनको कुछ नहीं चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। गलत है ये। रेडियल सिमेट्री एंड प्रेजेंस ऑफ टेंटिकल्स, अगर आपने स्पंज बॉब वाली कार्टून भी देखी होगी ना, टेंटिकल्स ऑक्टोपस पे देखे होंगे आपने, वो जो निकलते हैं उसके हाथ। स्पंज के पास कोई टेंटिकल्स नहीं होते, तो ये भी गलत है। वाटर कैनाल सिस्टम एंड कोइनोसाइट्स, वाटर कैनाल सिस्टम होता है, छेद होते हैं छोटे छोटे, कोइनोसाइट्स जिनको बोलते हैं। तो ये ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जल नलिका प्रणाली, सिंपल। जॉइंटेड अपेंडेजेस, संयुक्त उपांग, यानी हाथ और पैर जुड़े हुए होते हैं। हाथ और पैर होते कहाँ हैं, नहीं होते इनके पास हाथ पैर, ठीक है। चलो, हाई हनी यील्ड एंड जेंटल बिहेवियर इन बीज फॉर कमर्शियल बी कीपिंग कैन बी अचीव्ड थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। अगर आप बी कीपिंग कर रहे हो, अगर आप मधुमक्खी पालने में इंटरेस्टेड हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो बीज होती है ना, जो मधुमक्खी, अगर आपने वीडियो देखी हो, मतलब वो हाथ अंदर डाल देते हैं फार्मर्स, वो काटती नहीं है, इतनी जेंटल हो जाती है, ठीक है। जैसे ऑब्वियसली बात है, डोमेस्टिकेटेड जो जानवर होते हैं जिनको आप पालते हो, उसमें और दूसरे बाहर के में देखोगे तो एग्रेशन का फर्क आपको दिखेगा। गुस्सैल नहीं होते वो, क्योंकि उनको पता है कि ये फैमिली है, राइट। तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर आपको मधुमक्खियों को पालना है तो इनमें से कौन सा मेथड आप यूज करोगे। लेकिन आपको क्या चाहिए, एक तो हनी चाहिए, हाई यानी हाई मतलब बहुत सारा शहद चाहिए, जेंटल बिहेवियर चाहिए मतलब गुस्सैल नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो ऐसे याद कैसे कराया था मैंने, याद ऐसे कराया था, मुझे याद आ गया इसको क्वेश्चन को पढ़ते ही। इंडियन बीज नहीं लोगे, अगर इंडियन बीज लोगे वो काटेंगी, ठीक है, वो गुस्सैल होती है, अग्रेसिव होती हैं। तो आप इटालियन बीज लोगे, क्योंकि इटालियन बीज के साथ क्या होता है कि एक तो वो एक ही छत्ते में काफी लंबे समय तक रहती हैं, हनी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं और बहुत जेंटल होती है, काटती नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एनीवे सारे ऑप्शन पढ़ लो। दूसरा है वाइल्ड यानी जो जंगली मधुमक्खी यूज कर लो। तीसरा है फ्रीक्वेंटली रिलोकेटिंग हाइव्स टू प्रिवेंट बीज फ्रॉम सेटलिंग, ताकि मक्खियां एक ही जगह ना सेटल हो जाए, बार बार छत्ता बदलते रहो। अरे उनको हर बार उतना ही ज्यादा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, तो और ज्यादा वो हो जाएंगी, एग्रेसिव हो जाएंगी। स्टार्टिंग में जब नया एटमॉस्फेयर देते हो ना, हर एक इंसानों की भी बात ले लो, अगर आपको बिल्कुल नया एटमॉस्फेयर मिले तो आप स्टार्टिंग में सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, राइट। तो ये चीज है। अवॉइडिंग बी फार्म्स, अच्छा तो मतलब मधुमक्खी फार्म से ही बचो, ये बढ़िया चीज है। और भी बता दी, प्रॉब्लम ही खत्म कर दी। भैया फार्म ही मत बनाओ, सीधा जो मधुमक्खी के ओरिजिनल छत्ते होते हैं ना, नेचर में अपने आप बनते हैं, उनको वहां से हनी निकाल लो।
ये ऑप्शंस मुझे लगता है इनकी क्वालिटी भी आप देख रहे हो ऑप्शंस में कितनी अच्छी क्वालिटी लेके आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल कहने वाली बात है ही नहीं। एनीवेज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मेन पर्पस ऑफ डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स इन एग्रीकल्चर। अगर आप कृषि में जो जीन्स हैं आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव यूज कर रहे हो तो आपका मेन रीजन क्या है? देखो कई सारे रीजन है। एक तो ये कि वो जो कीड़े वगैरह लगते हैं उनसे उनको फर्क पड़ना बंद हो जाए, मेन हमारा यही होता है। दूसरा होता है कि जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उनकी, जितना वो हमको न्यूट्रिशन दे रहे हैं वो बढ़ जाए और वो अच्छे ग्रो करें, सिंपल। अब देखो 4 ऑप्शन है, मतलब कुछ ऑप्शंस तो ऐसे हैं कि मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है कि काटने हैं उनको या नहीं काटने। तो जैसे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को खत्म करने के लिए तो तुम क्यों इतना खर्चा करोगे? जितना खर्चा तुम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स में करोगे उससे ज्यादा खर्चा तो तुम्हारा जेनेटिकली मॉडिफाई करने में हो जाएगा, क्योंकि पहले तुम एक्सपेरिमेंट करोगे उसके बाद जाके क्रॉप बनेगी। तो ये तो गलत हो गया। मैनुअल वीडिंग और इरिगेशन, मतलब जो खरपतवार उगती है, वीड्स उगते हैं, वो अपने आप हट जाएंगे। अगर तुम एक प्लांट को जीन्स उसमें चेंज कर रहे हो तो ये बताओ मुझे उसका और खरपतवार का क्या लेना देना है? कहीं पे कोई भी प्लांट उगेगा वहां पे वीड साइड में आएगी ही आएगी, वो आप किसी भी तरीके से नहीं हटा सकते हो, मैन्युअली ही हटानी पड़ेगी। ये भी गलत हो गया। अच्छा, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि क्रॉप्स हम आर्टिफिशियल लैब में उगा सके। भाई इंडिया का मेन मतलब एग्रीकल्चर इतना बड़ा सेक्टर है, इतने ज्यादा खेत वगैरह हैं, तो कितना तुम लैब बनाओगे? गलत। टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड, फसल की पैदावार ज्यादा हो। पेस्ट रेजिस्टेंस, जो कीट प्रतिरोध हो उसमें ज्यादा क्षमता हो। और न्यूट्रिशनल क्वालिटी यानी पोषण गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। तो यही है। अगला, Which of the following correctly represents the chronological order of human development during gestation? Gestation कौन सा टाइम होता है? gestation होता है प्रेगनेंसी से बर्थ तक का टाइम। ओके, तो क्या करेक्ट ऑर्डर है? देखो सबसे पहले ना जब प्रेगनेंसी होती है तो एक सेल, बस एक सेल बनता है मदर और फादर से मिला के, उसको बोलते हैं जाइगोट। तो सबसे पहला है जाइगोट। फीटस लास्ट की स्टेज होती है। अगर आप मतलब कभी आपकी फैमिली में या कभी भी आपका कुछ ऐसा इनकाउंटर हुआ हो जिसमें आप किसी प्रेग्नेंट लेडी के साथ आप रहे हो, आपके फैमिली में कोई हो कहीं भी, तो अगर आपने वो पढ़ा हो ना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, अगर आपने कभी पढ़ी हो, फीटस वर्ड लिखा आता है जब लास्ट की स्टेजेस होती हैं तब, तो फीटस विल बी द लास्ट। बीच में होता है एम्ब्रियो। देखो मैं इसकी साइंटिफिक चीजें बताती हूँ। जाइगोट इज 1 सेल। जाइगोट डेवलप होता है, अलग अलग ऑर्गन्स बनने शुरू होते हैं, तो एम्ब्रियो मतलब डेवलपिंग स्टेज। फीटस इज व्हेन इट इज ऑलरेडी डेवलप्ड, वो पूरा डेवलप हो चुका है। तो जाइगोट, एम्ब्रियो एंड देन फीटस। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयरिंग बिटवीन अ प्लांट हार्मोन एंड इट्स प्राइमरी फिजियोलॉजिकल फंक्शन। इनमें से पेयर करो हार्मोन का और उसका मेन फंक्शन का। तो सबसे पहला है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन का होता है जो लीव्स में जो विच्छेदन होता है ना, जो हल्के हल्के से टूटना शुरू होती हैं, वो साइटोकिनिन के कारण। इथाइलिन, देखो पहली बात तो ये है कि गलत है, ये एब्सिशन काम होता है एबीए का, क्योंकि एक ही ऐसा हार्मोन है जो सब उल्टे काम करेगा। प्लांट को तोड़ना है, उसको मुरझाने देना है, सीड ही रखना है, डोरमेंसी उसकी सुप्तावस्था चलाए रखनी है, सब काम एबीए करता है। एनीवेज, इथाइलिन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, बिल्कुल ठीक है, यही करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो अभी तक आगे तो मैंने पढ़ा भी नहीं। ऑक्सिन डोरमेंसी सुप्तावस्था को प्रमोट करेगा, गलत है। जिबर्लिन सेल डिवीजन को वो करेगा, जी नहीं। जिबर्लिन काम करता है सिर्फ ऑक्सिन की प्रेजेंस में, और जो ऑक्सिन करेगा सेल डिफरेंशिएशन और सेल एनलार्जमेंट, ठीक है, वो करता है जिबर्लिन। साइटोकिनिन करता है सेल डिवीजन। चलो, इन द लैक ऑपरेन मॉडल What is the primary role of the एलोलैक्टोज मॉलिक्यूल? वो ये बोल रहे हैं जो आपका लैक ऑपरेन मॉडल है, ये है किस चीज का मॉडल? प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल में जीन का आप कुछ रेगुलेट कर सकते हो तो उसके अंदर बोल रहे हैं एलोलैक्टोज का क्या रोल क्या है। तो पहली बात तो ये सुन लो, ये काम करता है इंड्यूसर मॉलिक्यूल की तरह। इसमें है क्या, पहले ये भी सुन लो। जब भी लैक्टोज इसके पास आएगा ना,
तो वो थोड़ा सा लैक्टोज एलोलैक्टोज में बदल जाता है और प्रोटीन से आकर जुड़ जाता है। मतलब बेसिकली आपको क्या बताना है, आप अगर ये देख रहे हो ना कि जैसे लैक्टोज आया तो उसके बाद जो पूरा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है उसमें कैसे कैसे प्रोटीन बनता है, क्या क्या वो कोड्स आते हैं डीएनए पे आरएनए पे, वो पढ़ना है। तो उसका एक मॉडल है जिसका आप कह सकते हो ग्रेजुएशन लेवल की आपके 12th लेवल की बायो से तो कोई लेना देना है नहीं। एनीवेज, तो एलोलैक्टोज मॉडल क्या है? इट इज आप कह सकते हो इंड्यूसर मॉलिक्यूल, यानी ये काम को इनिशिएट कराता है। जब भी लैक्टोज आएगा तो लैक्टोज सबसे पहले किस में बदल जाएगा? थोड़ा सा एलोलैक्टोज, और यहां से रिएक्शन होनी शुरू होगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। इट फंक्शंस एज एन इंड्यूसर बाइंडिंग टू द रिप्रेसर प्रोटीन एंड इनएक्टिवेटिंग इट। आप पढ़ भी सकते हो, देखो होता क्या है। सो ये है प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन की आप कह सकते हो प्रोसेस। इसमें क्या होगा ये सुनो। एलोलैक्टोज इंड्यूसर मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा। मेन क्या है ये सुनो। लैक्टोज जब भी उपलब्ध होगा तो उसका एक हिस्सा एलोलैक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। अब ये हिस्सा रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ेगा और उसके स्ट्रक्चर को पूरा चेंज कर देगा। यानी आप ये समझ लो कि प्रोटीन क्या होते हैं, नॉर्मली प्रोटीन ना किसी केमिकल सब्सटेंस से जुड़ जाते हैं, लेकिन अगर मैं प्रोटीन की शेप चेंज करूं अब वो नहीं जुड़ पाएगा ना, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज लैक्टोज का जो मेटाबॉलिज्म है उससे जुड़े हुए जो जीन्स हैं उनको क्या करती है, उनको आप कह सकते हो चेंज कर देती है। तो मतलब बेसिकली जीन्स ही चेंज करनी है ताकि प्रोसेस पूरी रिवर्स हो जाए। सिंपल। मतलब ये नॉर्मली जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग होते हैं तो लैक्टोज नहीं पचता, तो क्या, तो ऐसे ऐसे मॉडल्स इसमें बनाए गए थे। आगे, इनमें से कौन सा फीचर है जो पौधों में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक सर्टेन फीचर है, यानी विभवांतर जो विभजोतक उत्तक हैं उनका एक बहुत बड़ा फीचर है। सबसे पहला, डेड सेल्स होते हैं जी नहीं, मेरिस्टेमेटिक लिविंग सेल्स हैं, अपने अंदर कुछ नहीं रखते क्योंकि बार बार डिवाइड होते जाते हैं, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बिना कोई सेल नहीं काम कर सकता, सिर्फ ब्लड सेल्स होता है हमारी बॉडी में जो बिना न्यूक्लियस के काम करते हैं, तो ये भी गलत है। लार्ज वैक्यूल्स एंड थिक सेल वॉल्स, बड़े बड़े वैक्यूल्स, इनके अंदर कुछ नहीं होता न्यूक्लियस के अलावा, क्योंकि कुछ रखने की जरूरत ही नहीं है, बार बार डिवाइड होना है इनको, ये भी गलत है। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स विद साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये सही है कि बार बार डिवाइड होने वाले सेल्स हैं जिनमें एक साइटोप्लाज्म मिलेगा और एक न्यूक्लियस मिलेगा, ऑप्शन डी। चलो 11th, ओके, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहला, कर्नाटका हैज द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन अमंग सदर्न स्टेट्स। वो ये बोल रहे हैं कि कर्नाटका के पास सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं हाथी हैं, ये बिल्कुल ठीक है। A high number of juvenile elephant deaths in Karnataka due to elephant endotheliotrophic herpes virus. ये भी बिल्कुल ठीक है कि वहां पर आप ये समझ लो कि बहुत ज्यादा हाथियों की डेथ भी रिपोर्ट हुई है क्योंकि वहां पर EEHV नाम का वायरस है जो हाथियों में लगने लगा है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो ये बिल्कुल आप कह सकते हो करंट अफेयर्स पे बेस्ड है। अगला, विच स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन फाउंड इन वाटरलॉग्ड सॉइल्स ऑफ राइस पैडीज। धान के खेतों में और वेटलैंड्स में, आर्द्र भूमियों में ऐसी कौन सी जो जल भराव मिट्टी हो जाती है जिसमें पानी भरा रहता है, उस मिट्टी में क्या चीज पाई गई है जिसकी वजह से मीथेन वहां पर बननी शुरू हो गई है। देखो मीथेन ना तब बनती है जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ये समझो, ठीक है, वरना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। लेकिन अगर मीथेन बन रही है मतलब ऑक्सीजन की कमी है, और ऑक्सीजन की कमी कब होगी, आपने सुना भी होगा ना कि जैसे पानी में प्लांट्स में ज्यादा पानी देकर नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो अल्कोहल बनाने लगते हैं अगर पौधे हो। लेकिन अगर मैं पूरे खेत की बात कर रही हूँ तो खेत में अगर क्या होगा भाई, एक आधा पौधा है तो वो बनाएगा। लेकिन अगर वाटर लॉग्ड सॉइल है, पूरी मिट्टी, और नॉर्मली किसमें हो रहा है ये, धान के खेतों में या जो वेटलैंड्स है उनमें हो रहा है, तो उनके अंदर क्या होता है, मीथेन गैस बननी शुरू हो जाती है। हालांकि वो ग्रीन हाउस गैस है, हमारे लिए फ्यूल भी है, बट आप खेत के अंदर से गैस कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये किस लिए होता है, एनारोबिक कंडीशंस के कारण, जब ऑक्सीजन की जो लेवल्स है वो बहुत कम हो जाते हैं मिट्टी के अंदर। ऑक्सीजन कहां से जाएगी, ऑक्सीजन जाती है, अगर जाती भी तो एटमॉस्फेयर से, लेकिन वहां पानी भरा हुआ है तो नहीं जा पाएगी। नेक्स्ट,
अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम एक्सपीरियंसेस अ प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट। एक फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है जहां पे बहुत टाइम से आप कह सकते हो क्या हो गया, ड्रॉट थी वहां पर, ठीक है। विच ट्रॉफिक लेवल वुड लाइकली एक्सपीरियंस, मतलब ये समझ लो वहां पानी नहीं था, सूखा था वहां पे, तो कौन सा ट्रॉफिक लेवल है जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा। भाई ट्रॉफिक लेवल शुरू कहां से होते हैं, प्रोसेस कहां से शुरू होती है, प्रोड्यूसर से, खाना वो बनाते हैं, तो प्रोड्यूसर्स को पानी नहीं मिलेगा तो प्लांट्स सारे मर जाएंगे ना, तो कहां से शुरू होगा, प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक, सिंपल। विच एनालिटिकल इन्फेरेंस बेस्ट एक्सप्लेन्स, इनमें कौन सा अनुमान है जो सबसे अच्छी तरीके से बताता है कि क्यों प्रोफेसर गोविंदराजन पद्माभन ने विज्ञान रत्न अवार्ड उनको मिला था बायोलॉजिकल साइंसेज में, ठीक है। देखो हुआ क्या, उन्होंने जो मलेरिया का जो पैरासाइट का जो मेटाबॉलिज्म है ना, वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन, पूरा स्पष्ट किया था कि किस तरीके से मलेरिया का जो वो होता है पैथोजन है, वो कैसे कैसे अपनी पूरा उसकी बॉडी कैसे काम करती है, कैसे हम उसको खत्म कर सकते हैं, और कैसे बायोटेक्नोलॉजी में और घुसना चाहिए लोगों को ताकि इसकी फील्ड आगे एक्सपेंड हो, ठीक है। तो उन्होंने कोई केमिकल से कुछ नया नहीं बनाया, डीएनए रेप्लिकेशन बहुत पहले पढ़ चुके हैं हम, डीएनए कैसे कॉपी करता है। तो फॉर इल्यूसिडेटिंग, देखो ये इन्होंने मलेरिया परजीवी का जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर एक्सप्लेन किया था, और इन्होंने बहुत प्रमोट किया था कि बायोटेक स्टार्टअप शुरू करो, यानी जो जिसमें आप प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सकते हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो ह्यूमन वेलफेयर के लिए, लाइफ में उसका इस्तेमाल करो। Which type of placentation is characterized by the ovules developing on the inner wall of ovary or on peripheral part as seen is mustard and argemone। देखो वो क्या बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा प्लासेंटेशन होता है जिसमें जो ओव्यूल्स बनेंगे यानी जो अंडाशय बनेंगे वो अंदर की दीवार की तरफ बनेंगे या साइड में बनेंगे, ठीक है, या तो अंदर बनेंगे दीवार के अंदर या तो साइड में बनेंगे, तो इसको बोलते हैं पेराइटल प्लासेंटेशन यानी कि पार्श्वीय। तो होता क्या है, देखो एक चीज समझ में आपको आनी चाहिए, बेसाल में क्या होगा, बेस पे बनेंगे, बिल्कुल ठीक है। फ्री सेंट्रल में अगर ये कंपार्टमेंट है तो सेंट्रल में बनेंगे। पेराइटल में क्या होगा, या तो साइड में बनेंगे या दीवार के बिल्कुल अंदर की तरफ बनेंगे, तो इट इज नोन एज पार्श्वीय या फिर पेराइटल, सिंपल। Which of the following statements about the G0 phase of the cell cycle is most accurate? अगर आपको याद हो मैंने ना आपको phases बताए थे, G phase, M phase, S phase, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो वो ये बोल रहे हैं G0 phase के लिए कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सो बेसिकली G0 का मतलब है, जीरो फेज का मतलब ये आ गया कि जो सेल है ना उसने एग्जिट ले लिया सेल साइकिल से, वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा अगर जीरो वर्ड आ गया, क्योंकि वहां पे G1 था अगर याद हो, G, M, S ये वाली स्टेजेस थी। तो एनीवेज वो बोल रहे हैं G0 फेज में डीएनए बार बार सिंथेसाइज होता है। एक ऐसा फेज है जहां पे सेल डिवीजन जो शुरू करते हैं कैंसरस सेल्स में, मतलब जो कैंसर वाले सेल्स हैं वहां पे सेल डिवाइड होना शुरू होता है, नहीं कोई लेना देना नहीं है इसका कैंसर से। इट इज अ टेम्परेरी क्विसेंट स्टेज, ये बिल्कुल एक अस्थायी निष्क्रिय अवस्था है जहां पे सेल्स जो है सेल साइकिल का से बाहर हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, यही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। Which of the following best describes the goal of stem cell therapy in modern medicine? स्टेम सेल थेरेपी का मॉडर्न साइंस में आप ये कह सकते हो क्या गोल है। देखो मैं बताती हूँ स्टेम सेल्स होते क्या हैं। सो स्टेम सेल्स क्या होते हैं, जो आपने सुना होगा अगर प्रेगनेंसी पे में मदर की तबीयत खराब हो जाए ना, तो जो बेबी है वो स्टेम सेल्स का काम करता है, क्योंकि बेबी क्या है अभी सेल है, तो वो स्टेम सेल का काम करते हैं। स्टेम सेल बेसिकली वो सेल होते हैं जो हमारी बॉडी में किसी भी गड़बड़ अगर कुछ हुई है तो उसको रिपेयर करने का काम करते हैं, रीजनरेट करते हैं, नए सेल्स बनाते हैं, स्टेम सेल्स वो होते हैं। तो वो यही बोल रहे हैं कि स्टेम सेल का मेन काम क्या होता है, टू रिप्लेस और रीजनरेट डैमेज्ड टिश्यूज और ऑर्गन्स। स्टेम सेल्स इतने पावरफुल होते हैं कि पूरा का पूरा ऑर्गन भी बना सकते हैं, मतलब वो डिपेंड करता है किस लेवल पे कौन सा ऑर्गन बना रहे हो। तुम बोलो दिल बना दो तो हार्ट तो नहीं बना सकते फॉर ऑब्वियस रीजंस। सो ये चीज इसका हो गया। चलो अभी केमिस्ट्री के क्वेश्चन की बात करते हैं। केमिस्ट्री में सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। तो सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल हाउस होल्ड मेथड्स कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चॉक पाउडर इन एडल्ट्रेटेड व्हीट फ्लोर। अगर आपने क्या किया, आपके पास गेहूं का आटा है और उसमें
ये कह सकते हो कि किसी ने चौक का पाउडर मिला दिया, तो आप कैसे वो करोगे, इसकी पहचान करोगे? देखो चौक क्या होता है, CaCO3, राइट, यही होता है ना। तो अब पढ़ते हैं, देखो 4 ऑप्शन। आयोडीन मिला दो, कलर चेंज। आयोडीन ना स्टार्च में कलर चेंज करता है, तो स्टार्च डाइजेशन के बाद बनेगा, ये तो गलत हो गया। मिक्सिंग विद विनेगर टू ऑब्जर्व फिजिंग रिएक्शन, ये बिल्कुल ठीक है। इसके साथ कोई एसिड मिला दो, क्योंकि जब भी आप एसिड मिलाओगे ना एकदम CO2 गैस निकलेगी, और CO2 गैस निकलने का मतलब क्या है कि वहां CO3 है, दैट मीन्स चौक का पाउडर है, तो पता लग जाएगा मिलावट हो रखी है या नहीं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है ये पता लगाने का कि एडल्ट्रेशन, मिलावट हुई भी है या नहीं। मैटनिल येलो एक आप कह सकते हो एक नॉन परमिटेड डाई है, मतलब ये बोला जाता है कि इसके साथ मिलावट नहीं करनी चाहिए, लेकिन हल्दी में ज्यादातर इसको यूज करते हैं। तो कौन सा केमिकल टेस्ट है जिससे पता लग जाएगा इसकी प्रेजेंस? ये ना मैंने डाला हुआ है 1 लाइनर्स में कि कौन सी चीज का टेस्ट क्या है। तो मैटनिल येलो के साथ क्या होता है, इसमें भी आप एसिड मिला दो, कोई भी अल्कोहल मिला दो, पिंक कलर, ब्राइट पिंक कलर देगी अगर दाल, तो पता लग जाएगा उसमें मिलावट हो रखी है, सिंपल। सो नमक के साथ मिक्स करो और लेयर देखो, परते, तो आप दाल की परत कैसे देखोगे? विनेगर, एसिड अगर हो तो विनेगर काम करेगा, पर नहीं। पानी में बॉईल करो और देखो कुछ सेडिमेंट्स तो नहीं आ रहे, वो तो पानी के भी हो सकते हैं भाई, पानी को बॉईल करोगे गंदगी उसमें भी आ जाती है, ये भी नहीं है। अल्कोहल या फिर एसिड लो और वहां से देखो पिंक कलर आ रहे हैं नहीं, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड इसी क्वेश्चन के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं, एंड आई होप आपको प्रॉपर समझ में आ गया हो। एंड गाइस फॉर डिटेल्ड बैच जिसमें सब कुछ आपका कवर है, अपडेट भी अभी रिसेंटली अभी आपका चल ही रहा है अपडेटिंग, क्योंकि नई वीडियोस उसमें हम लोग डाल ही रहे हैं, तो आप हमारा ऑफिसर बैच ले सकते हैं जिसमें सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। सारे सब्जेक्ट्स के अलावा आपको सारी PDF मिलने वाली है, सब सब्जेक्ट्स की, सबकी ई बुक मिलने वाली है। बट इफ यू गाइज वांट सब्जेक्ट स्पेसिफिक बैच, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक बैच भी है जिसमें सिर्फ उसी सब्जेक्ट की PDF और ई बुक मिलेगी। तो जैसे मैथ्स का बैच है जिसके साथ रीजनिंग बिल्कुल फ्री है, जनरल अवेयरनेस का बैच है जिसमें सिर्फ जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट्स मिलेंगे, इसकी ई बुक, इसकी PDF मिलेगी। लेकिन हाँ, सारे बैचेस में एक प्लस पॉइंट ये है कि सब में आपको एक टारगेट ग्रुप में रखा जाएगा जो खुद शुभम सर सुपरवाइज करेंगे, ताकि आपको लिमिटेड टाइम में पूरा कोर्स कैसे कवर करना है उस बारे में आपको पता लग जाए। सो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।